ये एक्सरसाइज 5A का थर्ड क्वेश्चन है। सीक्वेंस शो दैट द सीक्वेंस 1/n हैज द लिमिट 0। सीक्वेंस 1/n की जो लिमिट है वो 0 से 0 प्रूव करनी है। लेट xn इज इक्वल टू 1/n। तो ये ले लीजिएगा फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मोड xn माइनस 0 इज इक्वल टू मोड 1/n माइनस 0 इज इक्वल टू 1/n। लेस देन ले लीजिएगा एप्सिलॉन से। अब हमें m ढूंढना है। देयर एग्जिट्स 1/n इक्वेशन 1। let 1/n less than epsilon is to implies n greater than 1/epsilon. There exists small m belongs to capital N such that m greater than 1/epsilon. By equation 1 mod xn minus 0 less than epsilon for n greater than equal m is to implies limit xn is equal to 0। और इस प्रकार से xn की जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट जो है वो 0 हो जाती है। अभी इसके बाद फिफ्थ है शो दैट द सीक्वेंस वी हैव xn is equal to है 1/2 to the power n कन्वर्ट्स टू 0, यानी कि इसकी जो लिमिट है वो 0 आनी चाहिए। तो ये ले लेते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मोड xn माइनस 0 इज इक्वल टू मोड 1/2 to the power n माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 to the power n। अब ये ले लेते हैं for 1/2 to the power n less than epsilon is to implies 2 to the power n greater than 1/epsilon is to implies log ले लेते हैं n log 2 base e greater than log 1/epsilon base e is to implies n greater than log 1/epsilon base e upon log 2 base e। अब m के साथ शर्त होती है कि n जिस वैल्यू से बड़ा है m भी उसी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। we can find m belongs to capital N such that m greater than log 1/epsilon base e log 2 base e। इक्वेशन 1 कह देते हैं। बाय इक्वेशन 1 मोड xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m। यहाँ डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है हमारी। लिमिट xn इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई सीक्वेंस xn कन्वर्ज टू 0। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि सीक्वेंस xn जो है वो 0 पर कन्वर्ट हो रही है। इस क्वेश्चन में है फाइंड n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट मोड 2n अपॉन n प्लस 3 minus 2 less than 1/5 for all n greater than equal n naught। n greater than equal n naught प्रूव करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर फाइंड का है n naught। अब इस प्रकार से देखेंगे कि आप जो नेचुरल नंबर है वो आप फाइंड करके बताएंगे। आप उठा लीजिएगा इसे mod 2n upon n plus 3 minus 2 less than 1/5 is to implies mod
2n minus 2n minus 6 upon n plus 3 less than 1 upon 5. 2n कट जाएगा, which to implies 6 upon n plus 3 less than 1 upon 5, which to implies 30 less than n plus 3, which to implies 27 less than n, which to implies n greater than 27. अब यहाँ पर n की जो वैल्यू आ रही है वो 27 आ रही है और n जिस वैल्यू से बड़ा होगा m यानी कि यहाँ n नॉट दिया गया है तो वो भी इसी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए. We can find n naught belongs to capital N such that n naught is equal to n naught greater than 27. n naught की वैल्यू 27 से बड़ी है और n naught हमारा नेचुरल नंबर है तो 27 से अगला नेक्स्ट नेचुरल नंबर हमारा 28 आएगा तो n naught की वैल्यू 28 आ जाएगी. सो n naught इज इक्वल टू 28. इस प्रकार से n naught की वैल्यू 28 आ जाती है. ये 7th क्वेश्चन है. शो दैट द सीक्वेंस कन्वर्ट्स टू 1. xn इज इक्वल टू है 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर माइनस 1. अब सीक्वेंस की n टर्म दे रखी है. xn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर माइनस 1. अब यहाँ पर जो है सीक्वेंस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखेंगे, उसके बाद बाउंडेड करेंगे और सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से कोई सी भी हो जाती है और वो बाउंडेड हो जाती है तो अब जो नेक्स्ट थ्योरम आएंगे उनके अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस है हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी और उसकी लिमिट हम आसानी से फाइंड कर लेंगे. क्योंकि अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लिमिट निकालता हूँ तो n स्क्वायर कॉमन लेकर के काट देंगे और सीधे सीधे 2/2 यानी कि वैल्यू 1 आ जाएगी. लेकिन वो बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा. xn आ चुका है. xn प्लस 1 इज इक्वल टू 2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1. xn प्लस 1 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 प्लस 1 3 आ जाएगा और प्लस 4n आ जाएगा. नीचे 2n स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस का 4n आ जाएगा. अब इन्हें माइनस कर देते हैं. xn प्लस 1 माइनस xn 2n स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर माइनस 1. एलसीएम लीजिएगा. 2n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4n टू दी पावर 4 प्लस 6n स्क्वायर प्लस 8n स्क्वायर माइनस के 2n स्क्वायर माइनस 3 माइनस के 4n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गई है और यहाँ माइनस का यहाँ 2n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 4n टू दी पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 8n स्क्वायर माइनस के 2n स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 4n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n 2n स्क्वायर माइनस 1. 4n टू दी पावर 4 कट जाएगा और 8n स्क्वायर है, ये 8n स्क्वायर है. अब देखिएगा क्या बनता है. xn प्लस 1 में से xn माइनस करेंगे
तो 6n² माइनस का 2n² तो 4n² हो जाएंगे, और माइनस का 2n² माइनस का 2n², यानी कि प्लस के 6 है, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, माइनस का 4n है, और यहाँ माइनस का 4n है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 8n, माइनस 8n हो जाएंगे। यहाँ माइनस का 1 है, और यहाँ माइनस का 3 है, माइनस का 4 अपॉन 2n² प्लस 1 प्लस 4n और 2n² माइनस 1, n हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये आ गया है लेस देन 0। फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n, तो xn प्लस 1 लेस देन xn फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट टर्म जो है वो छोटी आ रही है प्रीवियस टर्म से, तो सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, is to imply sequence xn is decreasing sequence, डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ चुकी है। अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर आ चुकी है तो पहला वाला जो पद होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि x1 इज इक्वल टू n की जगह यहाँ पर 1 डाल दीजिएगा, तो यह आ जाएगा 3/2 में से 1 जाएगा 1 इज इक्वल टू 3। अब सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो पहला पद जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। is to implies xn greater than equal 3 for every value n belongs to n, इक्वेशन 1। अब देखने जाते हैं किससे सीक्वेंस के हमारे पद छोटे होंगे, क्योंकि xn इज इक्वल टू 2n² प्लस 1 अपॉन 2n² माइनस 1, इसे कर लीजिएगा 2n² माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2n² माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2n² माइनस 1। अब ये प्लस की वैल्यू हटा दीजिएगा। इस टू इम्प्लाइज xn लेस देन 1 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n, इक्वेशन नंबर 2। सारे पद जो है 1 से छोटे हैं और यहाँ 3 से बड़े हैं बाय इक्वेशन 1 and 2। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ पर मैंने प्लस हटाया है, प्लस तो xn की जो वैल्यू है 1 में प्लस करके आ रही है, तो यहाँ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में जो वैल्यू है वो प्लस हो रही है, माइनस का 1 प्लस का 2। xn की जो वैल्यू है 1 में प्लस करके आ रही है, तो xn जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर थोड़ा सा रूल जो है वो गलत हो रहा है माइनस बनने की वजह से। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसे इसका मेथड जो है चेंज कर देते हैं। अब लिमिट निकालते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मामला हमारा गड़बड़ बैठ गया। मैं इसमें डेफिनेशन लगाता हूँ, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज टू इम्प्लाइज। अब इसकी जो लिमिट है वो हमें 1 प्रूव करनी है कि कन्वर्स करता है 1 पर, तो मोड xn माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन इज टू इम्प्लाइज मोड 2n² प्लस 1 माइनस अपॉन 2n² माइनस 1 माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन is to implies 2n² plus 1 minus 2n² plus 1 upon 2n² minus 1 less than epsilon, 2n² cancel, is to implies 2 upon 2n² minus 1 less than epsilon, is to implies 2n² minus 1 upon 2 greater than 1 upon epsilon, is to implies
ये हो जाता है हमारा 2n² ग्रेटर देन 2/ε प्लस 1 is to implies 2n² greater than 2 plus epsilon upon epsilon is to implies n greater than under root 2 plus epsilon upon 2 epsilon। n हमारा इससे बड़ा आ चुका है, तो इससे बड़ा ही पॉजिटिव नंबर हमें m लेना है। we can find small m belongs to capital N such that m greater than under root 2 plus epsilon upon 2 epsilon, then mod xn minus 1 less than epsilon for n greater than equal m is to implies limit xn is equal to 1 is to imply sequence xn converts to 1। इस प्रकार से जो सीक्वेंस है हमारी वो 1 पर कन्वर्ट कर जाती है। अब इसका और क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। 8, 9, 10, 11 ये कट है। 8, 9, 10, 11 छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये है 5.12। 5.12 में है थ्योरम 1। इसमें है ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज convergent IFF if and only if it is bounded। इस थ्योरम का यूज हम पीछे वाली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है इज कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। इफ एंड ओनली इफ आ चुका है तो 2 बार हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन एक बार तो हमारा सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पहले थ्योरम हम कर चुके हैं कि जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है। अब ऐसे मान लेते हैं लेट सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। पीछे की थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देते हैं कि वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। वी नो दैट every convergent sequence is bounded। so कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, तो हमारी थ्योरम जो है एक स्टेटमेंट तो ऐसे प्रूव हो जाएगा। सो convergent monotonic increasing sequence is bounded। तो लास्ट की थ्योरम का रिजल्ट यूज करके हमने पहले से ही पता था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो हमने कह दिया है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होगी। अब इसका कन्वर्स लेने जाते हैं। कन्वर्सली अब हम सीक्वेंस को बाउंडेड लेने जाएंगे और प्रूव करके दिखाएंगे कि ये जो है कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट के लिए हमें लिमिट की डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा। लेट सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड सीक्वेंस। अब हम मान चुके हैं कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड सीक्वेंस अगर है
तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई जो है इसका अपर बाउंड भी होना चाहिए और कोई ना कोई इसका लोअर बाउंड भी होना चाहिए। Let L be the supremum of sequence xn for every value n belongs to n। अब हमने इसका सुप्रीमम मान लिया है, तो सुप्रीमम हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हो गई है स्मॉल एल। तो सीक्वेंस के जितने भी पद होंगे वो या तो स्मॉल एल के बराबर होंगे या स्मॉल एल से स्मॉल एल के बराबर होंगे या स्मॉल एल से छोटे होंगे। अब हम ये ले लेते हैं फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 is to implies xn less than equal n for every value n belongs to n। अब सीक्वेंस के जितने भी पद हैं, सीक्वेंस के जितने भी पद हैं वो या तो l होंगे या l से छोटे होंगे। तो यहाँ लगा देते हैं इसको इम्प्लाइज एक्सन लेस देन। अब इसमें प्लस एप्सिलॉन डाल देता हूँ तो सारी वैल्यू ये l प्लस एप्सिलॉन बड़े उसमें चले जाएंगे, l प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। अब लिमिट की आधी डेफिनेशन तो यहाँ तैयार हो गई है। अब मैं l माइनस एप्सिलॉन की तरफ जाता हूँ, क्योंकि l इज सुप्रीमम। देन अब सुप्रीमम में से एक छोटी सी वैल्यू एप्सिलॉन घटा देता हूं तो वो गारंटी के साथ अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुप्रीमम यानी कि अपर बाउंड से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। क्योंकि L इज सुप्रीमम, देन L माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी अपर बाउंड, कैन नॉट बी अपर बाउंड। एंड जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लगातार आगे के पद जो है वो बड़े होते चले जाएंगे। एंड सीक्वेंस एक्शन इज इंक्रीजिंग। देन तो आपको कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर मिलेगा जहां से आगे के सारे पद जो है वो L माइनस एप्सिलॉन से बड़े हो जाएंगे, इंक्रीजिंग। देन देयर एग्जिट्स M belongs to capital N such that xn greater than L minus epsilon for n greater than equal m। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में मिला दीजिएगा। ये एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है और जबकि वो ट्रू है n ग्रेटर देन इक्वल m के लिए। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं by equation 1 and 2, L minus epsilon less than xn less than L plus epsilon for n greater than equal m is to implies mod xn minus m less than epsilon for n greater than equal m। definition complete हो गई है। limit xn is equal to L is to implies sequence xn कन्वर्ज टू L। इस प्रकार से सीक्वेंस L पर कन्वर्ज कर रही है, इज टू इम्प्लाई सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि सीक्वेंस xn जो है वो हमारी कन्वर्जेंट है। ये थ्योरम सेकंड, ये आप खुद करेंगे। इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए थ्योरम हो चुकी है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर है और बाउंडेड हो जाती है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड हो जाती है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। इंक्रीजिंग के साथ अगर सीक्वेंस के साथ आप माइनस अटैच कर देंगे तो वो उसकी नेचर डिक्रीजिंग में चली जाएगी। तो यानी कि डिक्रीजिंग को करने के लिए थ्योरम नहीं करनी पड़ती, सिर्फ उस पर निगेटिव अटैच कर देंगे तो वो इंक्रीजिंग की सीक्वेंस का रिजल्ट अपने आप प्रदान कर देगी। थ्योरम सेकंड में यह है एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस
is convergent I double N if and only if it is bounded। ये आपके लिए खुद है, होमवर्क है ये आपके लिए, ये खुद कर सकते हैं। और आगे की जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3 और 4, उनका सिर्फ स्टेटमेंट देना है। थ्योरम 3, ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, a monotonic increasing sequence, comma, which is not bounded above, comma, diverges to infinity। A monotonic increasing sequence, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है विच इज नॉट बाउंडेड अबव। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो लगातार पद जो है वो बड़े होते चले जा रहे हैं, विच इज नॉट बाउंडेड अबव, लेकिन ऊपर से बंधी हुई नहीं है, तो यानी कि सीक्वेंस के पद किसी से छोटे नहीं है, तो इसका मतलब है सीक्वेंस लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो बाउंडेड अबव डाइवर्स टू इन्फिनिटी, तो वो डाइवर्स हो जाएगी इन्फिनिटी के लिए। या इसके लिए भी 2 लाइन लिख देते हैं। प्रूफ, let sequence action is monotonic increasing and which is not bounded above। ये बाउंडेड अबव नहीं है, तो यानी कि सीक्वेंस के सारे पद किसी न किसी पॉजिटिव नंबर से बड़े होंगे होंगे। We can find a large positive number k बल्कि वी कैन फाइंड ना करिएगा, इसको ऐसे लिखिएगा एप्सिलॉन की जगह, जैसे लिखते हैं फॉर ए लार्ज पॉजिटिव नंबर k, कॉमा, we can find m belongs to capital N such that action greater than k for n greater than equal m। कितना भी बड़ा नंबर कि हम ले लें और सीक्वेंस लगातार बढ़ती जा रही है और ऊपर से वो बाउंडेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नंबर m जरूर मिल जाएगा जहां से आगे के सारे पद जो है वो k से बड़े होंगे। अब देखिएगा k कितना भी बड़ा हो सकता है, k can be made very large, so limit action is equal to infinite, is to imply sequence action converge to infinity, सीक्वेंस infinity पर कन्वर्ज करेगी। फिर थ्योरम 4 है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी जो बाउंडेड अबव नहीं थी, तो इनफाइनाइट की तरफ जा रही थी। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है और जो बाउंडेड बिलो नहीं होती, जो नीचे से नहीं बंधी होती है, वो डाइवर्स करती है माइनस इन्फिनिटी पर। अगली थ्योरम इसके लिए है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस which is not bounded below, comma, diverge to minus infinity, to yourself।
ये थ्योरम इंक्रीजिंग के लिए थी, ये डिक्रीजिंग के लिए है। तो इस थ्योरम में डिक्रीजिंग लेकर के अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी नेचर जो है वो इंक्रीजिंग हो जाएगी, और जैसी नेचर इंक्रीजिंग हो जाएगी तो ऊपर वाली थ्योरम लग जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इनफाइनाइट आना है, लेकिन माइनस लगने के बाद तो माइनस जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो जो लिमिट का मान है, लिमिट की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट आपको प्राप्त हो जाएगी, और इस प्रकार से थ्योरम जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी।